अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज, और जाहिर है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ और सब साफ और शफाफ कितने हुए ये पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो खिलाफ तवक्को हैं। और जाहिर है कि बहुत सारे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। कुछ अजीब सा एक गेम बन गया है कि कोई किसी को भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। लेट्स जस्ट डू अ क्विक राउंड ऑफ कहाँ पे कितनी सीटें किसने ली। तो अभी हम जो देख रहे हैं नेशनल असेंबली की सीट्स में 266 सीट्स में से 264 का फैसले सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन से ये हतमी नताइज हैं और इसमें से 92 पीटीआई ने लिए हैं, जो 92 पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं। पीएमएलएन के 75 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 17 लिए हैं और जेयूआई के पास 4 हैं। उसके बाद केपी असेंबली में भी इसी तरह का रुझान देखा गया, क्योंकि उनमें से 113 में से 111 के जो रिजल्ट हैं वो आ गए हैं, जिसमें से इंडिपेंडेंट अगेन 90 हैं, पीएमएलएन 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, जेयूआई 7। उसी तरह से हम देख लेते हैं बलूचिस्तान असेंबली में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और सिंध असेंबली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। लेकिन इस सब से अलग हमने जो देखा था कि शायद इंतखाबात इस मुल्क का वाहिद हल है जो हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है। जब इलेक्शन का इनेकाद हो जाएगा और साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन मसले तो यहाँ मजीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग इतने ज्यादा बेदिल बल्कि लगता है नाराज भी हो गए हैं, कुछ इतने मायूस भी हो गए हैं। जहांगीर खान तरीन साहब ने जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाई थी वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उन्होंने सियासत भी छोड़ दी है, उन्होंने पार्टी की लीडरशिप भी छोड़ दी है। साथ साथ जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने भी ऐसा ही किया है, क्योंकि वो अपनी कहते हैं अपनी पार्टी को जितवा नहीं सके। दूसरी तरफ हम जीडीए की अभी भी स्टेटमेंट आ रही है, हम चाहेंगे जीडीए हमें खुद बताए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पीर पगारा साहब कह रहे हैं जी मुझे तो पहले ही कहा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलायंस कर लें, वरना आपके जो नंबर ऑफ विनर्स होंगे उसके आगे 0 लिखा होगा और ये अजीब इंतखाबात थे और हम अगली हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो जहाँ ये साफ शफाफ इंतखाबात की वाकई शफाफियत है, जिस तरह के हमें रिजल्ट सामने आए हैं, क्या वोटर टर्नआउट ये एक्सपेक्टेड नहीं था? क्या जिन्होंने सोचा था वो इंतखाबात को वो मैनेज कर लेंगे, वो मैनेज नहीं कर पाए? क्योंकि रात 3 बजे के बाद हमने देखा कि पहले तो रिजल्ट्स आते रहे, उसके बाद फिर जो रिजल्ट्स शाया कर रहे थे, जो चैनल्स रिजल्ट्स में सबसे आगे थे, उनको भी बहुत सारे तनकीद का निशाना बनाया गया। किसी ने रिजल्ट्स माने, किसी ने नहीं माने। खुर्रम दस्तगीर साहब हारे, साद रफीक साहब हारे, बहुत सारी ऐसे अपसेट्स देखने में आए जिनको जाहिर है जो खिलाफ तवक्को थे। इस पर मजीद बात करेंगे। आमिर ज़िया हमारे साथ हैं मौजूद, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, ये गुत्थी सी है, अब आप अगर सुलझाने में मेरी मदद फरमाएं कि पीएमएलएन कहती है कि वो सबसे बड़ी जमात है, वो आके एक विनिंग स्पीच भी करते हैं और उनको मैंडेट हासिल हो गया है, लेकिन क्योंकि उनको सादा अक्सरियत नहीं मिली है, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जाएं, वो जरदारी साहब से मिलें, वो जेयूआई से मिलें, मौलाना फजल रहमान से मिलें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मिलें और उसके बाद ये फैसला करें। तो क्या ये आप कुछ देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके खिलाफ उनके बगैर तो कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती, और इंडिपेंडेंट्स हैं कि वो अपनी जगह बजिद हैं, लेकिन कुछ दर्जन ऐसे हैं जो पीएमएलएन ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो आप क्या देख रहे हैं सिनारियो बनते हुए? देखिए, एक जो सबको उम्मीद थी कि इंतखाबात के बाद चीज़ें ज़रा सी वाज़ेह होंगी और पाकिस्तान की सियासत में जो इंतशार है और एक गैर यकीनी सूरत हाल उसका खात्मा होगा, वो बदकिस्मती से नहीं हो सका। और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ एक हंग पार्लियामेंट आई है और कोई भी जमात जो है वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले पाई। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक तो इंतखाबात थोड़े से मुतनाज़ा बने थे रन अप टू द इलेक्शन में, कि एक बड़ी पार्टी के पास से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया था और उसकी जो क़यादत थी वो मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर, कुछ रुपोश थे, कुछ जेल में थे, एक तो ये वजह थी। फिर इंतखाबात के हवाले से जो पोलिंग डे था, अगर सना आपने भी वोट डाला, हमने भी डाला, तो मेरे ख्याल में वोटिंग का प्रोसेस जो था वो काफी साफ शफाफ हुआ। और जो जो इलेक्शन डे का होता है, अच्छा, उसके बाद जब वोट काउंट शुरू हुआ उसमें भी हमें 12 बजे तक, 1-2 बजे तक हम सब बैठे कवरेज कर रहे थे, देख रहे थे। कोई तनाजा बनता हुआ समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि जो अवाम ने पार्टिसिपेशन की है उनकी विल जो है वो आर्टिकुलेट होगी। फिर हम देखते हैं कि कम अज कम वो तनासुब निकालना चाहिए कि हर सीट पे तो नहीं आप ये कहेंगे कि जी पूरे के पूरे जो इंतखाबात हैं उनका उनको उलट दिया गया, लेकिन 20 से 30% नशिस्तें जो है वो मुतनाज़ा बन गई हैं। और उसके अंदर आप देखें कि हर सियासी जमात को शिकायत है, जमात इस्लामी को शिकायत है, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें शिकायत है, खुद आपका भला करे। आप और दीगर जमातों को देखिए, जेयूआई को शिकायत है कि सिंध में जो मुजाहरे धरने हो रहे हैं, हालांकि जेयूआई में कभी भी सिंध में उन्होंने नशिस्तें नहीं निकाली, उनको शिकायत है। तो बहुत सारी जो इंतखाबी प्लेयर थे उनको शिकायत है।
मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है इन तमाम इस सूरत हाल में, वो नून लीग का हुआ है, क्योंकि नून लीग के मुतालिक ख्याल ये था कि सबसे मजबूत जमात है, और अब क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और मरियम साहिबा जो बकौल उनके के क्राउड पुलर हैं वो लीड कर रही हैं इस पूरे उसको इलेक्शन कैंपेन को, तो और उनके जो मुखालिफ है उसके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, तोड़ दिए गए हैं, तो उनको एक बहुत ही इजी उनके लिए एक बिछा बिछाया रास्ता है जिसपे चलना है कालीन पे, तो उनको सेटबैक हुआ है। बाकी अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, सिंध में भी गेन किया उन्होंने और सेंटर में भी गेन किया है, बलूचिस्तान में उन्होंने गेन किया है। उसके अलावा अगर आप देखें जी पीटीआई बैक कैंडिडेट के, पीटीआई बहुत बुरी हालत में लड़ी फिर भी उन्होंने एक अपनी वो किया, तो सफर वो कह सकते हैं कि जी हम हमारी भी बात सुनी गई, गो कि अभी बहुत सारी चीजें मुतनाज़ा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि PMLN लेड गवर्नमेंट अगर बनती है और उसमें फिर ये होगा कि जनाब वो कमजोर गवर्नमेंट होगी, उसमें आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा बहुत सारे अपने इत्तेहादियों को, तो चीजें आसान नहीं होंगी। मैं आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल देख रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर ये लोग अपने अनाओं को कुर्बान कर सकें, अच्छे फैसले कर सकें, पार्टी मफाद से बुलंद होकर सोच सकें, और मैं सबके लिए कह रहा हूँ, PTI के लिए भी, नून लीग के लिए भी और पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमातें हैं, कि वो जरा सा आप ये सोचे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शिकायतें अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन इसको सेटल करना है। और उसमें पीटीआई क्या किस मेच्योरिटी का मुजाहरा करती है, क्या वो महाजरा की सिमत में जाती रहेगी या वो सिर्फ कहते हैं ना कि अदालत में जाएगी, ECP में जाएगी, क्योंकि बड़ा चॉइसेस हैं उसकी कि क्या होता है। मेरे ख्याल में ज्यादा समझदारी की बात होगी कि आप इंतखाबात में जो भी उनको मैंडेट मिला है असेंबलीज में जाएं और कानून के और आइन के हिसाब से अपनी रिप्रेजेंटेशन करें। उसी तरह नून लीग की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को सांस लेने की जगह दे और मतलब है कि दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी की भी अगर ये होता है तो गालिबन इस मुश्किल में बेहतरी की सूरत होगी, वरना अगर हमने उसी पुराने अंदाज में रहे तो फिर बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए। जनाब ठीक ठीक है, मैं ताहिर मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, नज़ीर लगारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं नज़ीर लगारी साहब, आपने क्योंकि ज़ाहिर इंतखाबात बहुत होते हुए देखे हैं, क्या ऐसे हुए देखे हैं जिनमें इतनी प्री पोल रिगिंग दिखाई दे, वाज़े तौर पर दिखाई दे कि हर चीज़ मैनेज हो रही है और ये भी पता चल जाए कि चौथी बार वज़ीर आज़म कौन बनने वाला है? सादा अक्सरियत से कम में वो मान नहीं रहे थे, बार बार उनको कहा जा रहा था सादा अक्सरियत दे दी जाए, वो दी नहीं जा सकी या देने का फैसला नहीं हुआ, कुछ अपसेट्स बहुत नजर आए। क्या हुआ ये लगारी साहब? एक तो ये है कि ये इलेक्शन जिन हालात में हुए हैं, इलेक्शन हो गए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इस तरह के इलेक्शन पाकिस्तान हमेशा बहरानों में रहा है, ये संगीन बहरान के थे जहाँ पर सबसे बड़ा डेफिसिट ट्रस्ट जो था, लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो अरूज पर था, लोग किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। आज भी लोग एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। सियासी अनासर जो है वो किसी किस्म के राब्ते के लिए और एक दूसरे के साथ दायरात के लिए तैयार नहीं है, और ये खतरनाक बात है। किसी भी रियासत में, किसी भी मुल्क में ये सूरत खतरनाक होती है। फिर ये है कि जब आप अपने मामला को अदालतों में लेकर जाएंगे तो फिर आप अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हैं, और जब इदारा अपने मामला को ले जाएगा, कोई भी इदारा, अगर पार्लियामेंट चले जाए और पार्लियामेंट के अरकान चले जाए और वहाँ जाकर जो है वो दरखास्तें लेकर जाएं, तो वो अपने लिए स्पेस कम करके किसी और इदारे के लिए स्पेस बढ़ाते हैं। और ये वही कुछ हुआ है कि लोगों ने अपने मामला को ठीक करना चाहिए था, वो नहीं जाना चाहिए था, और मामला को कोर्ट पर, अदालतों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। और ये भी उन लोगों की गलती थी जो भी था, चाहे वो एग्जीक्यूटिव था, चाहे वो पार्लियामेंट थी, जो भी अगर उन्होंने मामला को छोड़ रहे थे या शासी पार्टियां थी, उनके साथ यही होना था। अच्छा, जो चीजें आपको नजर आ रही थी, जो चीजें मुझे नजर आ रही थी, आमिर रियाज साहब को नजर आ रही थी, भाई ये होने वाला है, यही कुछ होने वाला है, और वही कुछ हो जाए तो फिर उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जिन लोगों ने सब कुछ नजर आने के बावजूद इस तरह का फैसला किया कि हमने तो वहां जाना है, और जाकर हमने वहाँ, फिर यही कुछ हुआ है। एक तो ये प्री पोल डिगिंग या पोस्ट पोल डिगिंग जो है, ये अब तो चूंकि ये सूरत हो गई है, तो एक तो इलेक्शन हुए हैं, जो इलेक्शन का प्रोसेस था, इलेक्शन डे था, वो हमारे लिए कोई ऐसा हैरान कुन नहीं था। हम तो समझते हैं कि वो ठीक था, उस दौरान में कोई मेजर गड़बड़ नहीं हुई और ना इस तरह की कोई शिकायत मौसूल हुई है। रिजल्ट आने में ताखीर हुई है। अच्छा, रिजल्ट आने में जो ये ताखीर है, पिछले इलेक्शन में 2018 में इसके 3 गुना ज्यादा ताखीर हुई थी और लोगों के रिजल्ट रोक दिए गए थे। आप ये धांधली हुई है, जरूर यकीनन हुई होगी, लेकिन इससे कहीं बड़ी धांधली जो है वो 2018 के इलेक्शन में हुए। कल लाडला कोई और था, आज लाडला कोई और है, वो सरे आईना मेरा अच्छा है, आईना कोई और है, इस तरह के हालात थे। तो आप भी इसी तरह के हालात है।
लेकिन इस तरह के हालात होते तो मामला थोड़े फर्क होते हैं ना, रिजल्ट्स में भी कुछ डिफरेंस नजर आता है। लेकिन ताहिर मलिक साहब ये फरमाइएगा कि बददिल हो गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिन्होंने बनाई, जिस तरह बनाई, जिसके लिए बनाई, उसके सरबराही करने वाले जहांगीर तरीन साहब भी अलहदा हो गए हैं, सिराज उल हक साहब ने भी अपना ओहदा छोड़ दिया है, ये GDA कह रही है हम अगली हुकूमत चलने नहीं देंगे। ये तमाम तर जमातें जिनका कहा जाता था जिनको एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल है, स्पेशली GDA इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो ये क्या हुआ? वो भी इस तरह के रिजल्ट्स देख के बददिल हो गए, कुछ ओवर एस्टिमेट किया, क्या एस्टैब्लिशमेंट ने मैनेज नहीं हो सका, वोटर टर्नआउट हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे या कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज्यादा आ गया, क्या हुआ? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने से पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं हो सकता कि हम 5 स्टार होटलों में पार्टियां बनाते रहें सियासी और पाकिस्तान को इस्तेहकाम हो जाए। तो जमहूरियत के जो कुछ असूल हैं, उनकी डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि अमीर आदमी गरीब से गुर्दा तो ख़रीद सकता है लेकिन अपनी दौलत की बुनियाद पे सीट नहीं ख़रीद सकता। तो ये बार बार एक तजर्बात हम क्यों दोहराए जा रहे हैं? यहाँ पीपल्स पार्टी पेट्रियाट भी आई, क्यू लीग भी आई, साबिक सदर फारूक लगारी की किंग्स पार्टी, मिलत पार्टी भी आई। तो आइंस्टाइन तो ये कहता है कि एक नाकाम तजर्बे को बार बार दोहराने वाला पागल होता है। तो ये हम तजर्बात क्यों दोहरा रहे हैं? हम मेन स्ट्रीम पार्टियों को कमज़ोर क्यों करते हैं? और सियासत को दायरों में सफ़र हमारा कब ख़त्म होगा? और दूसरा जो सबक आप बताया इस इलेक्शन के बड़े अहम जो ऐसे मैंने इलेक्शंस को देखा है कि आप देखें कि जो शुगर मिल ओनर हैं वो इसमें हार गए। जहांगीर तरीन हो, वो हुमायूं अख्तर ख़ान हो, वो दूसरे दीगर हों, नवाज़ शरीफ साहब भी इसी इंडस्ट्री से हैं, परवेज़ इलाही भी हैं, एक नशिस्त से चले वो जीत गए मियाँ साहब। तीसरा जो लेसन है कि पाकिस्तान की मजहबी जमातें जो हैं वो एक तो ये कि तहरीक TLP के मुकाबले में जमात इस्लामी का वोट बैंक ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो मजहबी जमातें हैं उनकी जो पॉकेट्स थी कि यहाँ मदरसा नेटवर्क्स है और वो उसकी बेसिस के ऊपर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हासिल करती थी और उनकी नैरो जो पैरोकियल अपील थी उसकी जगह कौमी बयानिए ने ले ली। और चौथा जो सबक है वो ये है कि इलेक्टेबल्स और बरादरी नेटवर्क टूट गए। अब लोग बरादरी नेटवर्क पे, इलेक्टेबल्स पे इतने बाअसर नहीं रहे। अब आप जो नौजवान है, जो वोटर है, वो नेशनल नैरेटिव पे वोट देता है। तो मुझे तो ये इलेक्शन बहुत पॉजिटिव लगा है। इसके अंदर हमें मिडिल क्लास एस्पायरेशन रिप्रेजेंट हो रही है, इसके अंदर यूथ फैक्टर है, इसके अंदर जो पैट्रनेज पॉलिटिक्स है कि थाना कचहरी गली नाली के ऊपर वोट है वो लोग नहीं दे रहे, और इसके अंदर कंपेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी लोगों को। तो ये तो बड़े पॉजिटिव साइंस है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है। और मैं एक और आपको आखिरी एक अपनी बताऊं कि जब वो डिसीजन आया साबिक बानी PTI की सिविल मैटर का, उनके निकाह के बारे में, तो अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड ख़वातीन ने उससे बड़ा माइंड किया। तो मैंने इलेक्शन वाले दिन सर्वे किया, ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पे गया, रूरल भी थे, अर्बन भी थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे खामन जो हैं उधर दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप इधर क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने कहा है कि एक औरत को सामने बना के, बुनियाद बना के ट्रायल किया। तो ये तो बड़े पॉजिटिव साइंस हैं कि ख़वातीन ने एक चीज़ माइंड की, नौजवान ने एक चीज़ माइंड की। तो इसके ऊपर तो सोशल साइंस लेंस से रिसर्च होनी चाहिए। बिल्कुल ये रिसर्च भी होनी चाहिए, मुझे तो लगता है इसके बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हुकूमत बनानी भी तो है ना। अब तो ये जो लेसन्स लर्न है, अगर लेसन्स हमने सीख ही लिए लेकिन हुकूमत बनानी भी है, टफ फैसले करने भी हैं, और लोग अपने अपने लिए ओहदे मांग भी रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को साहब को बना दिया जाए, उसके बदले में ये भी गर्दिश हो रही है इस्लामाबाद में कि चलें आप नेशनल असेंबली का स्पीकर ले लें, आप सेनेट का चेयरमैन ले लें और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बना दें। लेकिन ये क्या खिचड़ी है? इवेंचुअली अगर इन्हीं दो जमातों ने करना है तो फिर किस तरह होगा? देखिए, रिटर्न ऑफ द PDM 2 है, लेकिन बड़ा सवाल है, देखिए बड़ा सवाल ये नहीं कि जी ओहदों की बंदरबाट जो है ये बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। इशू ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इन जमातों में किन किन चीजों पे इत्तेफाक राय है। क्या खारजी पे वो जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनमें इत्तेफाक राय है कि हमें क्या करना है, इकोनॉमिक रोड मैप क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे क्या होगा। तो जो इश्यूज हैं, जो इस मुल्क के दुख हैं बड़े बड़े, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होंगे, उस पर क्या ये लोग आई टू आई देख रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरे ख्याल में ये चीजों पे पहले बात होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि जी हम किस तरह से मुल्क को। अच्छा, यहाँ पे पहली बात होती है कि आप ओहदा क्या रखेंगे,
कम से कम जो लोगों के सामने बात आती है कि कौन वजीर आजम होगा, कौन सदर होगा, किसको कितनी वजारतें मिलेंगी, तो ये एक पायदार बुनियाद नहीं है आगे जाने की। क्योंकि जब आप बना लेते हैं और फिर आपका कंसेंसस नहीं होता चीजों को चलाने में, तो फिर आप एक एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं लेकर आ सकते। हमेशा मखलूत हुकूमत जो है फैसला साजी में कमजोर होती है, और जब उसमें इत्तेफाक राय भी ना हो तो मजीद कमजोर हो जाती है। तो आपको जो है इस वक्त जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान को जो मजबूत फैसले करने हैं, यानी कि हमें एक IMF के नए प्रोग्राम में जाना है, उससे हम बच नहीं सकते। जब हमको IMF के प्रोग्राम में जाना है सना साहिबा, तो ये जो इलेक्शन में वादे कर रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट देंगे, मजीद सब्सिडीज देंगे, बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, बिलावल साहब कहते थे रिजर्विंग को हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, PMLN कहती थी हम 20% तक बिजली की कीमतों में कमी करेंगे। तो ये चीजें काबिल अमल नहीं है। जब ये चीजें काबिल अमल नहीं है तो क्या चीज काबिल अमल है जिन पर इनके इत्तेफाक राय होना चाहिए? एक मेरे लिए एक सवाल है, और मेरे ख्याल में सवाल के जवाब जो है हमारे मीडिया पे हम लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, हम लोग बहुत ही हर उसके मैनिफेस्टो में मंशूर है कि जी हम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो बताएं कि उसकी बुनियादें क्या होंगी, और क्या आपने तस्वुर ये कर लिया कि पड़ोसियों से हमारे अगर ताल्लुकात खराब हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, खुद पाकिस्तान है या हमारे पड़ोसी ममालिक हैं? तो एक सीरियस डिस्कोर्स नहीं है आपको अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे करने। भाई कैसे करने? हमारी अब अमेरिका को जरूरत नहीं है उस तरह से, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, हमारी पब्लिक डोमेन में इस पर बात ही नहीं हो रही है। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, तो मेरा ये करना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जो हुक्मरान शराफिया है वो उसके पास 21वीं सदी के मसाइल का हल नहीं, और यही रिफ्लेक्ट किया वोटिंग के अंदर। जो नौजवानों ने इन बड़ी जमातों को वोट नहीं दिया या कम दिया वोट, या जितने इनको मिलने चाहिए, उनको तवक्को थी, उसकी मुनासबत से कम मिला। क्यों मिला? उसकी वजह ये इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट्स आ गए। कुछ रिजल्ट्स में दोबारा रिकाउंटिंग की बात की जा रही है। सलमान अकरम राजा साहब चले गए हैं कोर्ट, और साथ साथ अता तारड़ साहब के ऊपर भी सवाल निशान उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उन्होंने कैसे सीट हासिल कर ली, जबकि बिलावल साहब की कैंपेनिंग बड़ी अच्छी थी। इन तमाम चीज़ों में जाहिर है गिलानी बरदरान और गिलानी साहब कैसे जीत गए, और मेहरबानो कुरैशी क्यों नहीं जीती। अब ये तमाम तर सवाल ऐसे हैं जिनके जाहिर है एक कोर्ट में जाएंगे, मामले सेटल होंगे, कुछ अनसेटल होंगे, लेकिन हुकूमत बहरहाल बननी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो ही हुकूमत बनाने का वाहिद अंसर है। अगर वो नहीं तो हुकूमत नहीं बन सकेगी। अगर अगर नून लीग हुकूमत बनाना चाहती है तो भी उसको पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर PTI हुकूमत बनाना चाहती है तो भी उसको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन PTI ये अभी तक तो ये कह रही है कि वो प्रेफर करेंगे अपोजिशन बेंचेस पर बैठना, ना कि ऐसी जमातों के साथ बैठना। तो ये हमारे जो जमहूरियत है और पार्लियामेंट की जो रवायात हैं उनके लिए कितना अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी, इस पर मजीद बात करेंगे। लगारी साहब, अब तो सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। जो नुकसान होना था वो हो गया, जिनके साथ बुरा होना था वो हो गया, सबके साथ एक ही मामला हो गया, तजुर्बे हो गए। क्या अब वो वक्त आ नहीं गया? अब SICF भी हो गया कि अब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी इस मुल्क की, उसमें फौज का ज़ाहिर अमल दखल भी होगा। अब सब कुछ सबकी मर्जी से हो रहा है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि अब सियासतदान भी ज़रा आराम से साथ बैठ के चलें? मेरा ख्याल है कि ये बात हम रियलाइज कर रहे हैं। ये सवाल आपने उठाया है, इनको शायद समझ में ना आए, और उस सिस्टम को समझ में नहीं आती है जो एक शख्स को पूरी तवक्कुआत अवाम के एक शख्स में बांध देते हैं, और फिर उसको जो है अचानक बताते हैं कि ये पॉपुलर नहीं रहा है। फिर उसके बाद उसको बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है, और वो सिस्टम चेंज करता रहता है अपने सारे लोगों को, उनकी जो वो हैं उनका वोट बैंक को, सब चीजों को एक नए उसमें डाल देता है, मखमसे में डाल देता है। तो क्या हमारे पाकिस्तान के अगर ये एस्टेब्लिशमेंट करते तो उसे रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहिए, उसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपने लाडले बार बार बदलने का अमल तर्क कर देना चाहिए। अब हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ने देना चाहिए, इसको चलने देना चाहिए। लेकिन ये जो है इंडिपेंडेंस, ये तो उनकी बात नहीं मानेंगे ना। ये तो लाडले नहीं रहे, और ये तो लाडले नहीं रहे बल्कि बिल्कुल ही लाडले नहीं रहे, तो ये लाडले तो नहीं सुनेंगे। तो अगर ये हुकूमत बनाने में इनका किरदार अगर अहम है तो ये तो किसी की नहीं सुनेंगे। अगर बिक गए और बंदर बांट हो रही है जिस तरह से हम देख रहे हैं, दर्जन इधर 5 उधर, तो क्या ये ऐसे मामला चलते रहेंगे या आपको लगता है कोई लॉयलिस्ट बाकी भी बचेंगे PTI में? नहीं, ये तो मसला ये है कि एक पहली बात ये है कि लाडले हमेशा लाडले रहते हैं,
वो 2-3 साल के लिए उनको इधर उधर करके दोबारा ले आया जाता है। आपके सामने 3-4 बार लाडलों को लाया गया है और कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई लाडला होता है, ये होता रहा है। और अब भी जो आज का लाडला है, आप देख लीजिएगा 2-3 साल के बाद ये सबसे बड़ा लाडला दोबारा बनकर आ जाएगा। जो साबिक लाडला था उसको फिर सीने से लगाया जाएगा और ठंड पै जाएगी और फिर उनको साथ लेकर वो उसके नारे लगवाए जाएंगे, फिर साथ ले आया जाएगा। असल में इस वक्त तो उसको बोतल में डालकर बंद कर देना है ना, बोतल में, फिर उसका ढक्कन भी बंद करना है बोतल का, ताकि अभी इस वक्त बाहर न निकले। तो ये है सूरत हाल पाकिस्तान में। मसला ये है कि तजर्बात कब तक होते रहेंगे। अच्छा, ये सियासी लोग तो उनके बारे में ताउला महंगल बहुत पहले तो कुछ कह चुके थे और शायद वो दोहराने की बात भी नहीं है। तो ये तो तैयार होते हैं कि भाई हमें किसी भी कीमत पर ले लेना, हमें आजमाइश से क्या मसला क्या है, आजमाइश क्या है, हम तो हैं आपके लिए, हमें गिन लेना अपने साथ। ये 2-3 दिन जो इनकार करते हैं, जिसको जो इनकारी बने हुए हैं, देख लीजिएगा कितना इसरारी बनते हैं, कितना साथ चलते हैं, कितना। और फिर 4-5 साल पहले कैसे वो बने हुए थे, उन्होंने कहा तो मेरे लिए, मुझे तो सबसे ज्यादा जो है वो तो आर्मी चीफ बाप होता है फौज का, ये कहा करते थे। और ये तक हुआ था कि मेरे हर मसला जब रुक जाता था मुझे यही आकर हल करते थे हमारे मसाइल को। तो उस वक्त तो ये सूरत हाल थी, कल ये सूरत हाल होगी, आप देखिएगा यही सूरत हाल कल होगी। मसला ये है कि तजुर्बात का क्यों बनाया हुआ है इस मुल्क को, इस मुल्क को आगे चलने दिया जाए, यहाँ के लोग जो है उनको आगे बढ़ने दिया जाए। दुनिया सारी चारों तरफ से आगे बढ़ती जा रही है। हमसे तो नेपाल भी ठीक है, हमसे तो बांग्लादेश भी ठीक है, हमसे तो अब श्रीलंका जो डिवाइड कर चुका था वो भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो देख ही नहीं रहे हैं कि ये सारी सूरत हमें कहाँ ले जा रही है। तो हमें पहले तो सारे का सारा जो सिस्टम बनाया जाता है, हमें उनसे ये गुजारिश करनी चाहिए, बस करें आप, बहुत हो गया है। ठीक है, मुल्क के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, मुबसरीन भी जो आए थे आज़ाद वो भी कह रहे हैं, अमेरिका में भी ये खदशात हैं कि ये जमहूरियत, जो जमहूरी प्रोसेस है इलेक्शंस का, वो गैर जमहूरी तरीके से ही अडॉप्ट किया गया है। ताहिर मलिक साहब, क्या तजुर्बा है, अब क्या ऑप्शन रहेगी है हमारे पास, अब क्या तजुर्बा करने के आपको लगता है कि क्या हो सकता है, और मजीद तजुर्बात क्या होंगे, अब इस सिस्टम में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, किसको किससे मिलाएंगे, किसको किससे जुदा करेंगे, किसकी लॉयल्टीज तब्दील होंगी, कैसे हुकूमत बनेगी। 35 बिलियन अरब हमने अब 35 बिलियन देना है कर्जों की सिमत में, उसका फैसला होना है, IMF जाना है, उसका फैसला होना है। तो ये कोई आइडियल पोजीशन नहीं है कि कोई वाय करे पोजीशन के लिए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, लेकिन फिर भी बनना सबको है। ये आपका जो सवाल है, ये सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि $1 मिलियन क्वेश्चन है और सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अथॉरिटेरियन पावर स्ट्रक्चर जो होता है वो, उसमें लेजिटिमेसी तो नहीं होती, लेकिन वो बाहर की ताकतों की सपोर्ट से कायम रहता है। तो हमारे यहाँ यही है कि जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स जनरेट होते रहे, ख़िते में हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो या 60s में कोल्ड वार की जो ज़रूरियात थी कम्युनिज़म के ख़िलाफ़, तो वहाँ से बाहर से डॉलर्स आ जाते थे और चीज़ें भी। अब बाहर से पैसे नहीं आ रहे और बाहर वालों के पैसे हमने देने। तो रिप्रेशन से, अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर से पॉलिटिक्स तो कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करेंगे, डॉलर कैसे आएगा, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी कैसे होगी, एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट कैसे होगा, जून का बजट कैसे पेश होगा। तो ये जो अब ये एक प्रिजनर्स डायलेमा की एक सूरत हाल है कि जहाँ एक ऐसा मैंडेट आया है जहाँ सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिसट्रस्ट भी है, लेकिन स्ट्रेंज बेड फेलोज भी हैं। तो मुल्क को इस वक्त इस वक्त की ज़रूरत है कि एक कॉन्सेंसस रीच हो, और इस मैंडेट में हो सकता है ये, आप देखें कि कोई भी जमात सिवाय मजहबी जमातों के जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, अगर वो वफाकी सतह पे नहीं है तो सूबाई सतह पे हैं, पर रूल्स ऑफ द गेम्स आपको तय करने होंगे। अगर आप 40 साल पहले छांगा मांगा में कुछ लोगों को ले जा के साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, आज आपके बच्चे खिंचवा रहे हैं, तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं। आप जो है वो उनको बच्चों को अच्छी रवायात दें, आप दुनिया में नहीं होंगे। उन्होंने 40 साल आगे सियासत करनी है। बिलावल ने ये स्पीच की थी असम्बली में कि ऐसी सियासत ना कम से करवाई जाए कि हम माइनॉरिटी। तो मैं आज बिलावल साहब से ही सवाल पूछ रहा हूँ कि किस तरह की सियासत करवाई जा रही, इसमें आपके हिस्से में क्या आएगा, आप ये जो आगे आप फ्यूचर हैं इस मुल्क का। तो ये समझता हूँ कि ये जो डिसकनेक्ट है इन लोगों का कि सोसाइटी क्या चाहती है। लोग चाहते हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, मिडिल क्लास एस्पिरेशन, जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटियों में वो अपनी इज़्ज़त नफ्स चाहते हैं, वो मेरिट चाहते हैं, उनको इससे गर्ज नहीं कौन वज़ीर आज़म बनेगा क्या बनेगा। उनको ये कि उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली आए,
नहीं आए तो जिसके माँ बाप के पास पैसा है वो गल्फ़ कंट्री चले जाएगा, जिसके पास उससे ज़्यादा पैसा है वो मलेशिया इंडोनेशिया चला जाएगा, जो उनसे ज़्यादा पैसे रखते हैं वो यूरोप अमेरिका चले जाएंगे, बाकी यहाँ रहेंगे, वो आगे जलसों की रौनक बनाया करेंगे। तो आपको हमें इन्वेस्ट करना है अपनी यूथ पे और इस मुल्क को आगे ले जाना है। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपनी अपनी अनाओं से निकलना होगा, सियासतदानों को भी। आज आप देखें पीटीआई से सवाल पूछें कि एक वक्त था आप 150 लोग असम्बली से बाहर चले गए, अब आप हल्फ उठाने के लिए बेताब हैं, तो किसी जगह पे भी तो खड़े हों। बाकी जब पार्लियामेंट वजूद में आ जाती है तो जितना भी एक फ़िज़ा हो कंट्रोल की, हमने देखा कि 85 के इलेक्शन के बाद पार्लिमानी सियासत ज़िया-उल हक कंट्रोल नहीं कर सके, 2002 की इलेक्शन के बाद पार्लिमानी सियासत मुशर्रफ कंट्रोल नहीं कर सके। अब इजलास होगा, आप देख लीजिएगा पार्लिमानी सियासत कंट्रोल नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमें तारीख से सीखना चाहिए, और ये जो साथ इर्द गिर्द के लोग होते हैं ये भी सीखने नहीं देते। ये जो बयानियाँ बनाते हैं, तकरीरें लिखते हैं, जो कॉलम लिखते हैं, जो मीडिया पे लोग हैं, ये भी काम को इतना बढ़ा देते हैं कि कोई अकल दानिश की बात नहीं करते, माजी के तजर्बात। अब आप आप देखें कि इस वक्त जो है एक रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत है एक रियासत को आगे चलाने के लिए। और मैं बड़ी ख़तरनाक बात करने लगा हूँ कि दुनिया में जो फेल्ड स्टेट हैं, नाकाम रियासतें, वो बाहर की ताकतों ने बाद में नाकाम की है, पहले उनकी लीड ने उन मुल्कों को फेल किया। तो हमने पाकिस्तान को कामयाब बनाना है, इसे हमेशा आबाद रखना है, इसलिए इसकी लीड को होश के नाखुन लेने चाहिए। ताहिर मलिक साहब, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी बिफोर आई गो टू आमिर ज़िया साहब, क्योंकि इन कंटिन्यूएशन कि क्या ये तय था कि शायद ये मखलूत हुकूमत ही बनाना ही मकसूद था कि ताकि ये 10 साल सेटअप चल सकता, और ये मतलब ज़ाहिर किसी को सादा अक्सरियत मिलती तो किसी को मरऊब करने में भी मसला ना होता। आपको लगता है वो फेल हुआ है या वो पास हुआ है? क्या वो हो सकेगा? नहीं, इसके आपके एक काउंटर आर्गूमेंट देता हूँ कि स्प्लिट मैंडेट भी उनके बेनिफिट में। यहाँ 150 साल अंग्रेज ने कैसे हुकूमत की है? डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस मुस्लिम लीग लड़ते रहे, यूनियनिस्ट पार्टी लड़ते रहे, फिर दूसरी जंग अजीम में तो हो गई इत्तफाकन, तो ये आज़ाद हो गए कि हम आपके साथ हैं, जब आप जंग जीत जाएंगे तो हम आज़ाद रह जाएंगे, अगर जंग ना जीत सके तो गुलामी रहेंगे। तो स्प्लिट मैंडेट भी नसूर, और इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ मेजर एक आप देखें उनका मेजर एक शेयर है, वो आसानी से लंदन चले जाते हैं, लंदन से यहाँ आ जाते हैं, और बिहाइंड द पावर कॉरिडोर्स वो ये इसी तरह की डील्स करते हैं। अब आप जो 45 सीटों के साथ वज़ीर आज़म का ख्वाब क्यों पीपल्स पार्टी रखे, और इस इक़्तिदार में आप क्या कर सकते हैं? ये जो आप जिसको इक़्तिदार समझ रहे हैं, और इसमें तमाम जमातें जो PDM की हैं, उसमें 16 माह के इक़्तिदार के बाद आप सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। एक कहता है कि हमारे हाथ में ये नहीं था, दूसरे फरीक कहता है हमारे हाथ में ये नहीं। तब जब डोर का सिरा ही आपके हाथ में नहीं, तो फिर आप क्या सुलझा रहे हैं? एक छोटी सी स्पेस के लिए आप इक़्तिदार चाहते हैं जिसके साथ आप डिलीवर भी नहीं कर सकते। वो इक़्तिदार जो बेख्तियार होगा सिर्फ एक टाइटल के लिए कि साबिक वज़ीर आज़म, तो साबिक वज़ीर आज़म जमाली भी रहे हैं, चौधरी शुजात भी रहे हैं, शौकत अजीज़ भी रहे हैं, उससे क्या हो गया इस टाइटल के लिए? तो मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं, दूसरा हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है, इलेक्शन हारने के बाद आपको इखलाकी तौर पे कहना चाहिए कि हम हार गए। हम इस इलेक्शन में एक दिन पहले आप हर अखबार में के ऊपर आपका एक पेड इश्तार था, वज़ीर आज़म थे, एक दिन पहले बिलावल दावा कर रहा था कि मैं जी अक्सरियत सीटें हमारी होंगी। तो आप अपने दावों के नतीजे में ये बता दें कि आप इलेक्शन जीते हैं आ रहे हैं, अगर नहीं है तो मॉरल करेज आपके अंदर होनी चाहिए और नई इब्तिदा करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिल के इस सियासी निज़ाम को आगे ले जाना है, नहीं तो यहाँ क्लियर मैंडेट भी आए हैं। आप ये बताएं 1986 से मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर मिले आखिरी हुकूमत तक कोई गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर सकी है? कोलिशन पार्टनर भी नहीं कर सके, टू हैवी मैंडेट वाले भी नहीं कर सके। तो फिर आपको कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। ठीक सर, यहाँ मेन मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है। पैटीज, चिकन पैटीज और क्रीम पेस्ट्रीज के साथ मुलाकातें तो होंगी। चौधरी शुजात से मिलेंगे, जरदारी साहब मिलेंगे, फिर शहबाज शरीफ मिलेंगे, उसके बाद और जमातों से मिलेंगे, मौलाना साहब क्या बैठक लगेगी। लेकिन आमिर ज़िया साहब, असल लेवरेज किसके पास है? हु कैन पुल द प्लग ऑन दिस एंड हु विल?
सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो बड़ी पते की बात ताहिर मलिक साहब ने की ना कि हमारी जो नाकामी है वो हुकूमत अशराफिया की नाकामी की कंट्रडिक्शन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। पूरी तरह मैं मुत्तफिक हूँ एंडोज, और ये कलेक्टिव हुकूमत अशराफिया में एक जमात की बात नहीं हो रही है। ये हमारे जितने भी मतलब जो हमारे जागीरदार, हमारे ट्राइबल, हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हुए हैं जो फैसला साज हैं और साहिब इक़्तिदार हैं, उनकी मुश्तरका जिम्मेदारी है हमारी नाकामी में। तो ये जब तक और बाकी जब तक रिफॉर्म स्ट्रक्चरली लोग तय नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात की मैं नहीं समझता कि किसी के पास भी ताकत है कि ये सब के सब, बिल्कुल फिर मैं इन्हीं के अल्फाज कहूंगा कि सब लोग महदूद इख्तियार के लिए सरधड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं कि जी हम मतलब अगर नून लीग के नवाज शरीफ साहब बनते हैं, शहबाज शरीफ साहब बनते हैं, तो 75 नशिस्तों पे कितनी मजबूत उनकी हुकूमत होगी, वो क्या डिलीवर करेंगे, बिलावल साहब क्या डिलीवर करेंगे। तो क्या कोई ऐसी चीज होने जा रही है इस मुल्क में जिसके आसार बिल्कुल नहीं है कि जी वो कहें जी मुतनाज़ा लोग पीछे हट जाएंगे, हम नए लोगों को सामने लाएंगे बतौर सीएम पंजाब, सीएम सिंध, जरा सा खानदान से बाहर देखेंगे, मौरूसियत की जगह अहलियत पे फैसला करेंगे। ये चीज आपको एजेंडे पे नजर नहीं आ रही है। प्लग किसके पास होगा? प्लग उसी के पास होगा, होना तो असली तौर पे हमारे और आपके यानी कि अवाम के पास चाहिए। लेकिन हमने देखा कि अवाम बेचारे जो हैं वो वोट डालने तक तो अहम होते हैं, उसके बाद उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो फिर वही साहिब इक़्तिदार बाइख्तियार लोग जो हैं, अहले इख्तियार, अरबाब इख्तियार जो है, उन्हीं के पास ताकत का प्लग होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी होंगे और हमारी स्टैब्लिशमेंट का भी हिस्सा होंगे कि वो देखेंगे कि क्योंकि कोई भी इस वक्त फरीक जो है वो ना ताकतवर है और ना उसके पास हाई मॉरल ग्राउंड है कि जिस पे खड़ा होकर वो लड़ सके। तो बात करें कि जी मैं अवाम के मफाद की बात कर रहा हूँ, मैं मुल्क के मफाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो चीज़ तो बहुत पसमंजर में चली गई है। अवाम दोस्ती तो हमारी इस निज़ाम में है ही नहीं, और ना अवाम दोस्ती की इनका पैमाना है। ये तो बात ही कुछ और कर रहे हैं, ये तो आपस में बंदर बाट की बात कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह कर लेंगे, हमारे 2-3 साल और गुजर जाएंगे इसी तरह, फिर हम लोग बैठे होंगे इसी तरह का प्रोग्राम कर रहे होंगे। हो सकता है हम ही कर रहे हो या हमारी जगह कोई और नए लोग आके कर रहे हो, लेकिन बातें कमोबेश सना साहिबा यही होंगी, क्योंकि तब्दीली का जो डीएनए है वो मुझे नजर नहीं आ रहा जड़ पकड़ता हुआ मुल्क में। कुछ इन्होंने बातें की ताहिर साहब ने कि कुछ मुस्बत चीजें हैं, इशारे हैं, लेकिन वो चीज जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है कि ठीक है अवाम ने तो वोट डाल दिए, नौजवान जो है मांग नहीं है हमारे 20वीं सदी के सियासतदानों से, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रही है। और वो स्पेस कैसे मिलेगी? ये लोग खुद स्पेस देंगे या लड़के लेनी होगी वो जगह, ये हमारे सामने सवाल है जी। लेकिन सर अब तो मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया, क्योंकि क्रिटिसिज्म मीडिया पे बहुत ज्यादा उठ रहा है। यहाँ पर तो लग रहा है एक ज्यादा रूलिंग पार्टी मीडिया बन गई है। लगारी साहब, आखिरी पॉइंट आपसे जानना चाहूंगी, हाँ या ना में आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब एक्सेप्ट करेंगे वजारत उज़्मा का मनसब या दे देंगे अपने छोटे भाई को? लगारी साहब हमारे साथ मौजूद शायद नहीं है। ताहिर मलिक साहब, आप अगर इसका जवाब देना चाहें। जी, मेरी राय में कि वो भाइयों के दरमियान कुर्बानी चलती रहती है, लेकिन जो फैसला साज लोग हैं उनके नज़दीक भी शहबाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे जाके डिलीवर करते हैं। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके जो हैं 20-30 साल का जो हमारे यहाँ बयानिया रहा है कि जो वो जब भी वो आते हैं तो वो रीजनल ट्रेड की बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, वो सिविल मिलिट्री डिवाइड को कम करने की बात करते हैं, सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं। तो ये बातें तो उसकी निस्बत शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स चाहे ना हो, लेकिन वो अच्छे मैनेजेरियल स्किल्स हैं। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसके अंदर लीडर से ज़्यादा मैनेजर की ज़रूरत है। तो मैनेजर के लिए वो दोनों भाइयों में देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब बहुत मौजूद। पर आई थिंक इन दी एंड हम सबको ये अग्री करना चाहिए कि सबसे सही जो पेशन गोई थी वो शायद काकान अब्बासी साहब की थी कि इस इलेक्शन से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ इंतशार ही होगा। आई थिंक ही वाज राइट एंड ही रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। शायद वही सही थे। बहुत शुक्रिया हम तीनों गेस्ट का। इलेक्शंस हो चुके हैं, अवाम अपना मैंडेट अपनी मनपसंद जमातों को दे चुकी है, लेकिन किसी को भी इस तरह से मैंडेट नहीं दिया गया कि उसी को दिया गया हो। अभी तक फेवरेट कौन है अवाम का, और क्या फेवरेट अवाम का फेवरेट है हमारे उन इदारों का भी जिनके साथ चलना ज़रूरी भी होता है और जिनके बिना चलना नामुनासिब और नामुमकिन भी होता है। लेकिन यहाँ पर मुल्क में जो उस बहरान अब आने जा रहा है, ये हम दो साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे या उससे पहले देखना पड़ेगा। थैंक यू वॉचिंग टुडेज प्रोग्राम। वी विल कीप यू पोस्टेड। आप हमारे साथ रहिएगा। वी विल सी यू टुमारो।